आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स मेनिया पे। तो आप सभी को पता है कि आपके जो एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं ना, वो 5 से 6 महीने बाद स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है? तो आपके पास जो समय बचा है, उसको कैसे आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव निकालना है, जिससे ना आपकी तैयारी इतनी होनी चाहिए कि एग्ज़ाम के पहले ही आपको ये कॉन्फिडेंस रहे कि प्री तो मेरा आराम से हो ही जाएगा। और ये कॉन्फिडेंस आपको आने लगेगा जब आपके मॉक्स में नंबर आने लगेंगे। मॉक्स में मान लो आपके 170 नंबर आ रहे हैं या 160 प्लस आ रहे हैं, हार्ड मॉक्स में भी 155 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो वो आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा, ठीक है? लेकिन अगर आपने इधर तैयारी अपनी लूज़ की, तो जो बचे हुए 1 महीने हैं ना, वो भी आपको प्रोडक्टिव नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें आपका आधा समय ऐसे सोचने में निकल जाता है कि पता नहीं क्या होगा, बहुत ही कम नंबर आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या होगा, 130 ही नंबर आ रहे हैं। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, वो आपको ना सोचना पड़े, इस वजह से आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। यहाँ पे आप मेहनत करोगे तो आपके आराम से यहाँ पे 155 प्लस 160 170 ऐसे बनेंगे, तो आपको वो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम को निकालने के लिए, ठीक है? मैं देखता हूँ ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहते हैं ना कि जो स्कूलिंग में काफ़ी अच्छे रहते हैं, अपने कॉलेज में अच्छे रहते हैं, फिर यहाँ पे आके उनको उनका पहला डाउट ये रहता है कि होगा कि नहीं होगा। तो यार वो वाला माइंडसेट अगर आप रख रहे हो ना, तो आप खुद खुद को हरा रहे हो, आप इतना समझ लो। तो आपको वो वाला माइंडसेट नहीं रखना है, मुझको निकालना है। मैथ में पूरे स्कोर करूंगा, रीजनिंग में पूरे स्कोर करूंगा, इंग्लिश में पूरे स्कोर करूंगा। नहीं भी कर पाऊंगा तो मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि मैथ रीजनिंग इंग्लिश मिलाकर मेरे मैक्सिमम 3 गलत हो गए, इससे ज़्यादा नहीं गलत होने चाहिए, क्योंकि सिली भी हो जाती है, ठीक है? वो मैं इंग्लिश में 30 से 35 के आसपास स्कोर करने की कोशिश करूंगा, मेरे आराम से 170 प्लस हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको माइंडसेट रखना है, ठीक है? और कोई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है? तो ये 3 पॉइंट्स मैं आपको थोड़ा-सा बता दे रहा हूँ कि माइंडसेट आपको जो रखना है ना, वो 170 प्लस 180 प्लस वाला ही रखना है, और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट में जाके देख लो, यूट्यूब के या टेलीग्राम पे देख लो, बहुत सारे बच्चों ने 170 प्लस स्कोर किया है, 186 स्कोर किया है, 190 वाले भी 1-2 बच्चे हैं, आपको मिल जाएगा, जाके देख लो, ठीक है? तो माइंडसेट आपको थोड़ा-सा अच्छा रखना है ना, वो लूजर्स वाला माइंडसेट नहीं रखना कि बस प्री को क्लियर कर लूँ, 150 नंबर आ जाए, 155 नंबर आ जाए। यहाँ पे तो आ जाएंगे, जब आप मेंस का दोगे ना, तो आपके 300 230 250 280 मुश्किल से 300 क्रॉस हो रहा है, बहुत ही मुश्किल से। तो वो कहीं ना कहीं आपको मेंस में दिक्कत देगा। आप इतना मान लो कि जितना आप प्री के आसपास मॉक्स में स्कोर कर रहे हो, ठीक है, उसका डबल आप मेंस में स्कोर करोगे, ऐसा मान के चला करो। उस हिसाब से आपको तैयारी रखनी है अपनी, ठीक है? हाँ, और एक चीज़ और, अभी जैसे मैं वैसे इस पे बात नहीं करना था, लेकिन मैं आपको फिर भी आज बात कर ही लेता हूँ थोड़ा-सा। जैसे अभी आंसर की आई, तो बच्चे मैं देख रहा था कमेंट्स में लिख रहे थे कि रिपीटर्स को बैन करो, जो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी उनको बैन करो। तो भाई क्यों बैन करें? कोई अगर मान लो हैदराबाद में जॉब कर रहा है, मानो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही क्यों ना हो, हैदराबाद में जॉब कर रहा है, उसकी फैमिली मान लो दिल्ली है, या वो इनकम टैक्स में उसको एमईए में जाना है, तो उसको पूरा हक है जाने का। अब आप एक बात बता दो, वो जॉब कर रहा है, पहली बात तो आपको मैं बता दूं ना कि जॉब के साथ पढ़ाई का मन नहीं करता है, क्योंकि भाई दिन भर वो जॉब कर रहा है, घर आके नहीं हिम्मत होती पढ़ने की, ठीक है? आप खुद ही देख लो, अभी एक दिन आप मार्केट चले जाओ, मार्केट में आपको 6-7 घंटे लग गए, आप आके कितना पढ़ देते हो, ठीक है? ऐसे सोचो। तो जॉब के बाद पढ़ने का मन नहीं करता, इसके बाद भी वो 2-3 घंटे निकाल के पढ़ रहा है, वो 2-3 घंटे निकाल के पढ़ रहा है, और आप 12-13 घंटे ईजिली पढ़ सकते हो, ठीक है? उसके बाद भी आप इसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपका कहीं ना कहीं फेलियर है, उसका फेलियर नहीं है। और जैसे प्रमोशन होता है, तो प्रमोशन में भी वो बच्चा एग्जाम देकर प्रमोट होता है, तो ये भी आप समझ लो प्रमोशन जैसा ही है, उसको पूरा हक है करने का, ठीक है? आपका कहीं ना कहीं आप में कमी है कि आप तैयारी नहीं कर पा। आपको तो क्या, आपको तो 155 नंबर ही लाने हैं प्री को क्लियर करने के लिए, आपको 320 प्लस ही नंबर लाने हैं, 320 नंबर ही लाने हैं मेंस को क्लियर करने के लिए, ठीक है? आपको तो इतने ही लाने हैं। तो आपको इतना, बस इतना मतलब कि मुझे इतने लाने हैं, या 350 नंबर लाने हैं अगर अच्छी पोस्ट के लिए, 340 नंबर लाने हैं, 335 नंबर लाने हैं अच्छी पोस्ट के लिए, मुझे तो बस इतना लाना है। रिपीटर दे या ना दे, कुछ जो जॉब कर रहा है वो दे या ना दे, उससे मतलब नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है? हाँ, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग का सिंपल मतलब ये है कि अगर आपको जो चीज़ें कल पढ़नी है, वो आपको आज ही नोट डाउन कर लेना है, ठीक है? एक डेली टारगेट बनाते हैं ना, तो जो चीज़ आपको कल पढ़नी है, एक दिन पहले रात में वो चीज़ें नोट डाउन कर लो। साथ में ऐसा नहीं कि आपने नोट डाउन कर लिया मेडाइवल हिस्ट्री की मुझे वीडियो देखनी है, अब आपका यही डिसाइडेड नहीं है कि कौन सी वीडियो देखूं, अब अगले दिन आप ढूंढ रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा ये वाली बेकार है, वाली बेकार है, ऐसे नहीं करना है। आपको प्रॉपर वो एक दिन ये भी डिसाइड कर लेना है कि मुझे कल कौन सी वीडियो देखनी है, मुझे परसेंटेज के 50 क्वेश्चंस लगाने हैं, तो कहाँ से लगाने हैं, ठीक है? ये प्रॉपर सबको डिसाइड होना चाहिए, जिससे अगले दिन आपको सोचना ना पड़े कि मुझे क्या पढ़ना है। वो चीज़, सारी चीज़ लिखी हुई है कि ये चीज़ें करनी है, वो चीज़ आपको करना है, ठीक है? तो वैसे ही आपका टाइम, जब आप ये करने लगोगे ना, तो ये कंसिस्टेंसी अपने आप आने लगेगी, ठीक है? और कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि यार बच्चा डेली 8 घंटे पढ़ रहा है, 10 घंटे पढ़ रहा है, वो सबके साथ, किसी के साथ नहीं पॉसिबल होता, वो सबका, हाँ 4 दिन पढ़ा 1 दिन बेकार चला गया, वो सबके साथ होता है।
ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन आपका डेली ही बेकार जा रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत है। साथ में ऐसा होता है ना, आपके साथ भी होता होगा कि 11 बज रहे हैं, जैसे आप सुबह उठे, 11 बज गया, 12 बज गया और आपको ये पता चला कि यार अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, उसको सुधारो। लंच के पहले आपका जो डेली टारगेट बनाते हो उसकी आधी चीज़ें कंप्लीट हो जानी चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम होता है, उसको बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव निकालो आप। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक टाइम होता है वो। तो लंच के पहले आपके आधे जो चीज़ें हैं ना वो निपट जानी चाहिए। ठीक है, तो ये बस 3 बात मुझे ऐसे बतानी थी। थोड़ा सा इसको इंप्लीमेंट करो, थोड़ा सा लाइफस्टाइल अच्छा करो, थोड़ा सा शाम को ना एक एक्टिविटी भी कर सकते हो आप, जिससे आपको रात में टाइम से नींद आ जाए। ठीक है, अदरवाइज नींद नहीं आती। आप शाम को बैडमिंटन खेल लो या थोड़ी रनिंग कर लो या कुछ भी कर लो, थोड़ा सा शाम को एक एक्टिविटी करोगे तो आपका अगला दिन थोड़ा सा एनर्जेटिक भी रहेगा, थोड़ा एक आपकी लाइफस्टाइल भी अच्छी रहेगी, हेल्थ भी अच्छा रहेगा और साथ में आपको रात में टाइम से नींद भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो। ठीक है, अपने डेली रूटीन में। ठीक है, अगर आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेना हो तो अभी 2 दिन की सेल चल रही है, तो आप एसएचजी के 12 कोड का यूज़ करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अब इसका यूज़ कैसे करना है? इसका यूज़ ऐसे करना है कि अभी आप मैथ्स और रीजनिंग पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको चैप्टर वाइज भी मिल जाता है। बाकी आप सेक्शनल पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर लेना, सेक्शनल पीवाईक्यू की, जिससे आपकी स्पीड बूस्ट हो जाए। रीजनिंग में या मैथ में अगर आपको थोड़ा सा स्पीड तेज करना है ना तो आपको सेक्शनल पीवाईक्यू देना पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश में वोकैब्स की क्विज दे सकते हो आप, वोकैब्स की भर भर के क्विज है, और आपको वोकैब्स की भर भर के क्विज देना है, उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अभी आपको आगे बताऊंगा अभी मैं चीज़ें। जीके में भी आपको जैसे चैप्टर वाइज मिल जाएगा, जैसे हिस्ट्री के क्विजेस मिल जाएंगे, वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है, पॉलिटी का मिल जाएगा, तो ये सब आपको देना है। मतलब आपको इंग्लिश और जीके में तो भर भर के क्विजेस देनी है, और साथ में आपको मैथ्स और रीजनिंग में सेक्शनल पीवाईक्यू देना है, जिससे आपकी स्पीड बूस्ट हो। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बुक का मैंने बता दिया। अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज चीज़ें बता दे रहा हूँ कि आपको कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो देखो आपको ये बात पता है ना कि आपके पास सिर्फ 5 महीने बचे। तो अगर आप किसी का भी कोर्स परचेज कर रहे हो तो आप एक बार पहले प्रॉपर काउंट कर लेना कि कितने लेक्चर्स हैं, या आपको कौन कौन से लेक्चर देखने हैं। हो सकता है आपको सारे लेक्चर्स ना देखने हो, तो मेरा कितने टाइम में मैं एक दिन में कितने घंटे डिवोट करूंगा कि मेरा कितने समय में कंप्लीट हो जाए। तो मतलब ये है कि आपका वो जो भी आप कोर्स ले रहे हो ना, वो 5 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, 5 मंथ में मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 4 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको 1 मंथ और चाहिए ही चाहिए। ठीक है, रिवीजन करने के लिए, बाकी चीज़ें करने के लिए। और रिवीजन वगैरह कैसे करना मैं आपको बताऊंगा, ये नहीं कि आप पूरा पढ़ने के बाद रिवीजन कर रहे हो, वो चीज़ बहुत बड़ी गलती है, आगे आपको बताऊंगा। तो आपको कोई भी कोर्स ले रहे हो, पहले एक बार डिसाइड कर लेना कि मेरा कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जिसका भी आप कोर्स परचेज करो उसकी पहले वीडियोस देख लेना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसा मत करना कि ये वाले सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही हाई लेवल का पढ़ाते हैं, मैं इनसे करूंगा, इनकी आपने वीडियो देखी, आपको समझ नहीं आया, फिर भी आप सोच रहे हो कि इन्हीं का लेता हूँ, इन्हीं से कल्याण हो पाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं ना कि वो ऐसा बताते हैं कि इन टीचर का लेवल कम है, ऐसा भी बोलते हैं। आप उनकी वीडियो देखो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप उनका कोर्स ले सकते हो, भले से उनका थोड़ा सा लेवल आपको ऐसा लग रहा है कम है, कुछ लेवल कम नहीं होता। आपको क्या करना है, जब आप पीवाई देखो आपके बेसिक्स तो क्लियर हो जाएंगे और काफ़ी हद तक चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। फिर अगर अगर आपका कोई क्वेश्चन फंस भी रहा है ना, तो आपको सोल्यूशन देख के ईजिली समझ में आ जाता है। तो आपको सिर्फ टीचर पर डिपेंड नहीं रहना है, खुद से भी करोगे ना जो चीज़ें। जैसे अब मैं हूँ, मान लो अगर मैं कोई क्वेश्चन लगा रहा हूँ, मुझे कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैं सोल्यूशन देखूंगा तो फिर मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ ये ऐसे करना चाहिए था। ठीक है, तो उतनी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आ जाती है, तो आप उसी से पढ़ो, उसी का कोर्स लो जिसका आपको समझ में आए। किसी से इन्फ्लुएंस होकर मतलब कि इनका लेवल हाई है, इनका लेवल कम है। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा डिसीजन लेना पड़ेगा। अब सिंपल फंडा है, वीडियो देखना है, जो भी आपने वीडियो से नोट्स बनाए हैं या उनकी पीडीएफ है उसको रिवाइज करना है और आपको प्रैक्टिस करना है। लेकिन इसको करने का जो सही तरीका है वो मैं आपको अभी आगे बता रहा हूँ। देखो मैंने प्रॉपर बताया है कि आगे बताया है कि कैसे आपको करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से, मतलब जो बेस्ट वे है। और अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, मैंने भी कंप्लीट मैथ्स पढ़ा रखी है ऑलरेडी, वीडियोस पढ़ी हुई हैं। तो अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो ना, तो पहले आप अर्थमेटिक देखना और उसके बाद एडवांस देखना। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एडवांस की वीडियो में अब अपडेट करूंगा, क्योंकि ये 2023 तक के क्वेश्चन है, लेकिन कंप्लीट है। 2024 में भी जितने आ रखे ना, सब कुछ ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसमें, सारे टाइप्स इंक्लूडेड है। ठीक है, क्योंकि कुछ भी नया नहीं आता है। ठीक है, मोस्टली चीज़ें वही रहती हैं। तो आप अर्थमेटिक से स्टार्ट करना, क्योंकि एडवांस की मैं वीडियोस अब 2024 के अपडेटेड क्वेश्चन के साथ अपलोड करूंगा धीरे धीरे। तो उसके बाद अर्थमेटिक की भी करूंगा, लेकिन आप किसी का वेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप पहले अर्थमेटिक करना, ये सजेस्ट करूंगा, एडवांस मत करना पहले। ठीक है, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो। अब पढ़ना कैसे, क्योंकि होता क्या है ना, कोर्स इतने लंबे, मैं तो अभी देख रहा था ज्योमेट्री के 90 लेक्चर्स हैं भाई। 90 लेक्चर्स में क्या पढ़ाना है आई डोंट नो। ठीक है, परसेंटेज के 30 लेक्चर्स हैं। मेरे पास मैसेज आता रहता है, इस वजह से बता रहा हूँ, मुझे तो खुद नहीं पता है कि ज्योमेट्री के 90 लेक्चर्स हो सकते हैं।
ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर जो कर पाए कर ले, कोई बात नहीं है। लेकिन ये है ना कि आपको ऐसा होता है ना कि हम पढ़ रहे हैं फिर हम भूलते चले जा रहे हैं। ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे हैं ना जो बड़े बड़े टीचर्स का बहुत लंबा लंबा कोर्स कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन हमको कुछ याद ही नहीं है। तो किसी से भी करो, जो तरीका है बेस्ट वे कि आपको चीज़ें याद भी रहे और आप कोर्स भी निपटा रहे हो, वो आपको बताया जा रहा है एक एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया, बाकी आप आगे अपने हिसाब से उसको कंटिन्यू रख लेना। जैसे मान लो आपने सबसे पहले परसेंटेज पढ़ा, अर्थमेटिक आपने स्टार्ट किया, सबसे पहले परसेंटेज पढ़ा, तो परसेंटेज आपने वीडियो देखी, जितनी वीडियो देखी, मान लो अगर आपका, जैसे मान लो अगर मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मेरी वीडियो है 3 घंटे की, तो आपने मानो परसेंटेज की 1.5 घंटे की वीडियो देख ली आज, ठीक है। तो आपको ना रात में सोने से पहले एक बार उसकी पीडीएफ, मतलब जहाँ से जहाँ तक आपने वीडियो देखा है, मेरे चैनल पे पीडीएफ पड़ी है, तो आपको वो पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से वहाँ तक एक बार रिवाइज कर लेना है। या अगर आपने नोट्स बना रखे हैं ना, तो नोट्स को भी रिवाइज करना है। अब नोट्स में भी ये दिक्कत होती है, आप सारे क्वेश्चन को नोट करके वो मत किया करो, बहुत ही बेकार तरीका है कि आप सारे क्वेश्चन नोट करके वो करो सोल्यूशन, ऐसा नहीं करना है भाई, ठीक है। आपको बस अपने पास पेन रखना है, कुछ क्वेश्चन आपको लग रहा है आप खुद सॉल्व कर सकते हो, उसको खुद से सॉल्व कर लेना है, बस इतना ही होना चाहिए। या अगर आपको कोई भी ऐसा पता नहीं कि इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, ये तरीका है, तो वो आप नोट डाउन कर सकते हो, बस इतना करना है। ज़्यादा कुछ ज़्यादा बेकार नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है, वो ज़्यादा लेंदी नहीं बनाने हैं। तो आपने मेरी वीडियो देखा, आपने पीडीएफ डाउनलोड कर ली, उस पीडीएफ से रिवाइज कर लिया जितना भी पढ़ा, फिर आपने अगले दिन क्या किया, मेरा बच्ची हुई वीडियो देखी, मतलब आपने आधी वीडियो एक दिन देखी थी, आधी वीडियो एक दिन देखी, तो आपको शाम को ना जितना भी आपने पढ़ा उसको आपको रिवाइज कर लेना है पीडीएफ से। तो मान लो आपकी 2 दिन में वीडियो निपट गई। अब तीसरे दिन आपको 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। 50 में इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि ये अर्थमेटिक है। अगर ये एडवांस रहता ना, जैसे ज्योमेट्री जैसे चैप्टर्स रहते तो मैं आपको 80-90 क्वेश्चन बोलता। परसेंटेज के लिए 50 काफ़ी है, 50-60 जितने भी कर सकते हो। तो आप 50-60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना, तो जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुआ रहता है ना उसके किया करो। जैसे आपने सीजीएल 2024 में मान लो 50 क्वेश्चन आए हैं, तो आपने 50 प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। अब आप प्रॉफिट लॉस पढ़ो, सेम तरीके से वीडियो देखा आपने, रिवाइज पीडीएफ को, या अगर आपने नोट्स बनाए उसको रिवाइज किया और उसके 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अब ये प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट ना एक सिमिलर जैसा चैप्टर है, तो इस वजह से आपको साथ में ये भी कर लेना है। अदरवाइज ना मैं इसके बाद आपको एक दिन देके कहता कि परसेंटेज के 30 क्वेश्चन और लगा लो, लेकिन क्योंकि ये दोनों चैप्टर बिल्कुल सिमिलर है ना, तो इन दोनों को साथ में निपटा लो। तो आपने डिस्काउंट देखा, वीडियो देखा, रिवाइज किया पीडीएफ है नोट्स, और अगले दिन 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। अब देखो, जब आप डिस्काउंट भी लगाओगे ना, तो उसमें भी प्रॉफिट लॉस होता है। तो मतलब आपका ये दोनों चैप्टर तो रिवाइज्ड है अभी, क्योंकि आपने बिल्कुल रिसेंट में पढ़ रखा है, बिल्कुल टच में है, आपने क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कर रखी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये वाला जो चैप्टर है ना, उसको मान लो 1-2 हफ्ते हो गए, तो कहीं ना कहीं आप हो सकता है भूल रहे हो उसको, ठीक है, कहीं ना कहीं भूल रहे हो। तो आपको सिंपल क्या करना है, एक दिन का ब्रेक लेना है, परसेंटेज के वही जो पीडीएफ है या जो आपने नोट्स बना रखे हैं उसको रिवाइज करना है, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गए, और आपको 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। तो हो सकता है कि आपने सीजीएल के क्वेश्चन सारे निपटा दिए हो, तो सीजीएल 2023 पे चले जाओ, या सीएचएसएल 2024 में चले जाओ, ऐसे आप कहीं पर भी जा सकते हो, ठीक है। तो आपने 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। तो अब इससे क्या हुआ, आपके ये दोनों चैप्टर जो टच में थे, क्योंकि आपने इसको अभी कंप्लीट किया है, साथ में आपने परसेंटेज के भी 30 क्वेश्चन लगा के इसको भी अपने टच में लेते आया है, तो आपका प्रॉपर रिवाइज हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करना है। आपने एसआई पढ़ा, एसआई के बाद सीआई भी साथ में क्यों किया, क्योंकि दोनों चैप्टर थोड़े से सिमिलर से हैं। तो आपने एसआई किया सेम तरीके से 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, सीआई किया सेम तरीके से 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो अब आपके ये दोनों चैप्टर तो बहुत ही अच्छे टच में है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुराने चैप्टर्स हैं उनको आप कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा भूल रहे हो। तो आपको क्या करना है, 2 दिन का ब्रेक लेना है। 2 दिन में आपको परसेंटेज की वही पीडीएफ दोबारा रिवाइज करनी है, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाए, और 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी है। तो आप 2024 के 2023 के क्वेश्चन लगा चुके हो, तो आप 2022 के क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। इसी तरह से आपकी प्रैक्टिस होती है। फिर आपने एक दिन और ब्रेक लिया, मतलब 2 दिन का है ना, तो एक दिन आपने परसेंटेज लगाया और एक दिन आपने प्रॉफिट लॉस लगाया। प्रॉफिट लॉस में वही तरीका, आपने पीडीएफ को रिवाइज किया, आपने नोट्स को रिवाइज किया, और आपने 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। और 2024 के क्वेश्चन तो आप लगा चुके हो, तो 2023 के लगा लो। तो अब क्या हुआ, ये तो आपने रिसेंट में ही कंप्लीट किया है, 2 दिन पहले ही कंप्लीट किया, तो आपके टच में ये दोनों चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये चैप्टर आप भूल रहे थे, इसके 30 क्वेश्चंस लगा के और पीडीएफ को रिवाइज करने करके आपने इसको फिर से टच में लेते आया। तो अभी आपके सारे चैप्टर जो आपने पढ़ रखे हैं पीछे 5 चैप्टर्स, वो सारे आपके टच में हैं, और ऐसे ही आपको आगे भी करना है। अब मानो नेक्स्ट चैप्टर टाइम एंड वर्क किया, अब टाइम एंड वर्क किया, उसका पाइप एंड सिस्टम भी कर लिया, क्योंकि दोनों चैप्टर बिल्कुल सिमिलर जैसे हैं, ठीक है। इसके बाद आपके भाई ये दोनों चैप्टर तो टच में है, आप 3-4 दिन का ब्रेक ले लो, आप 30 क्वेश्चन सबके लगा डालो जो आपने पुराने चैप्टर्स पढ़े हैं, तो आपके टच में भी हो गए, पीडीएफ भी आपने रिवाइज कर ली, सारे कॉन्सेप्ट भी आपके रिवाइव हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपको करना रहता है, यही बेस्ट तरीका है, ठीक है। इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है आपको, मतलब आपको चीज़ें पढ़ते भी रहो, कोर्स भी कंप्लीट करते रहो और रिवाइज भी करते रहो, ठीक है। ऐसे ही करना है आपको।
हाँ, अगर आप थोड़ा सा आप पढ़ चुके हो तो फिर आप इंटेंस मैथ रिवीजन जो मेरे चैनल पे आएगी या जो मेरा पेड भी रहेगा, फ्री भी डालूंगा, पेड भी रहेगा, तो वो आप परचेज कर सकते हो या आ जाएगा। तो मैं आपको एक बात बता दूंगा कि क्या है इसमें, ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा। अभी छोड़ो इसको। मैथ्स की कौन सी प्लेलिस्ट है, ये दोनों प्लेलिस्ट है जो पड़ी हुई है चैनल पे, आपको दिख जाएगी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अर्थमेटिक से स्टार्ट करना, अर्थमेटिक से, ठीक है, क्योंकि एडवांस की हम अपडेट करेंगे अब धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन अगर आप वेट नहीं कर सकते तो ये भी कंप्लीट है, इसमें भी कुछ छूटा नहीं है। ये मैं सोचा कि इसमें कुछ छूटा है, लेकिन हाँ 2024 के क्वेश्चन अपडेट कर दूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब आ जाओ रीजनिंग। रीजनिंग देखो सबसे सिंपल है, और क्योंकि अगर आप अभी मॉक दोगे ना तो सबसे ज़्यादा नंबर आपके रीजनिंग में आएंगे, ठीक है। तो इस वजह से आप इसको इग्नोर करते हो। जैसे अगर आप बिगिनर हो ना तो हो सकता है आप 18 से 20 मिनट में 40 मार्क्स ला रहे होगे आउट ऑफ 50, ठीक है, और आप सेटिस्फाइड हो क्योंकि आपके बाकी सब्जेक्ट में कम नंबर आए तो आप सोच रहे हो कि बाकी सब्जेक्ट पे फोकस कर लूँ। लेकिन रीजनिंग सबसे ज़्यादा इजीएस्ट पोर्शन जो है वो रीजनिंग है। रीजनिंग को 12 मिनट में 50 नंबर या 47.5 मान लो या 48 मान लो, ये ऐसे नंबर लाए जा सकते हैं बहुत ही ईजिली, बहुत ज़्यादा ईजिली कह रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा ईजिली लाए जा सकते हैं। और आप इस पर फोकस नहीं करते क्योंकि आपके ऑलरेडी 40 नंबर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप 12 मिनट में कर लोगे आपके इतने नंबर आ जाएंगे, ठीक है। पहले बात तो आपको हर एक नंबर के लिए फाइट करनी है। आप ये मत सोचा करो कि चलो यार कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं समझ में आ रहा तो उसको छोड़ दो, ये वाली गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो 12 मिनट में लोगे ना तो बच्चा हुआ जो समय पे जाएगा ना उसमें आप मैथ्स के क्वेश्चन कर लोगे या बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन कर लोगे। बेसिकली मैथ्स को ही समय देते हो आप, तो वो आप मैथ्स में दे दोगे तो आपका मैथ्स में भी 2-3 क्वेश्चन और अटेम्प्ट हो जाएगा, 3-4 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वजह से रीजनिंग पे फोकस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत ही कम टाइम लगता है इसको इंप्रूव करने में, 20-25 दिन में आराम से इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। बिगिनर हो तो समय लगेगा, लेकिन पढ़ चुके हो सब कुछ, फिर भी अगर आप ऐसा परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें 20 से 25 दिन लग जाएगा, आपका आराम से इंप्रूव हो जाएगा। करना कैसे है, इसके लिए कोई कोर्स आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फाउंडेशन के लिए आपको फ्री में यूट्यूब पे मिल जाएंगे क्लासेस, ठीक है, तो आप वो वहाँ पे देख लेना। सिंपल इसको प्रैक्टिस करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है। टेक्स्ट बुक पे आपको मिल जाएगा सेक्शनल पीवाईक्यू जो अभी मैंने ऊपर बताया है, तो वहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है। डेली आपको तीन सेक्शनल पीवाईक्यू देना है। देखो कितना मिनट आपको लगेगा, 18 मिनट का होता है, 1 घंटे में आप इजिली 3 दे सकते हो। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो 45 मिनट में आप इजिली 3 दे सकते हो, ठीक है। और एक बार में बैठ के तीनों देखना है, उसके बाद एनालिसिस करना है। ये नहीं कि दे रहे हो एनालिसिस दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है। एक बार में बैठो, 3 सेक्शन निपटा दो, 1 घंटे लगेंगे और आपका 3 सेक्शन निपट गया, उसका एनालिसिस कर लो, ठीक है। वही बेस्ट तरीका है। तो इससे यार आप 20 दिन कर देते हो ना, तो मैं इजीली बता रहा हूँ कि आपकी आराम से यहाँ तक स्पीड आ जाएगी, ठीक है। बाकी एक स्पीड बूस्टर सीरीज भी है मेरी, वो देख लेना तो आपको पता चलेगा कहाँ पे आपको टाइम बचाना है, कहाँ पे आप जो क्वेश्चन आप 15 सेकंड में कर रहे हो उसको आप 4 से 5 सेकंड में कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं बता रखी है। तो वही मैंने मेंशन भी किया है, स्पीड बूस्टर सीरीज आप मेरी देख लेना। अगर आप पेड ले लेना, पेड ले सकते हो तो पेड ले लेना, अदरवाइज फ्री में पड़ी हुई है। मैं कोई भी वीडियो प्राइवेट नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो मैथ्स की हो चाहे वो रीजनिंग की हो। अगर आप मेरा कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाओगे, वैसे मैं बहुत ही मिनिमम प्राइस रखूंगा, फिर भी अगर आप नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे पड़ी है वीडियो, ठीक है। तो उसके लिए मुझे ये मत करना कि आपने पेड कर दिया वो कर दिया, यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको चैप्टर वाइज देखना है तो मैं धीरे धीरे वीडियोस डाल रहा हूँ। जैसे मैंने कैलेंडर डाल दिया है, जैसे अगर मैंने कैलेंडर डाला है ना 40 मिनट में सारे टैक्स कवर किए हैं, तो मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इससे बेटर वीडियो आपको नहीं मिल पाएगी पूरे यूट्यूब पे या पेड में नहीं मिल पाएगी। अगर फिगर सीरीज मैंने 34 मिनट में कराया है, सारे टाइप्स कवर कराए हैं, तो इससे बेटर वीडियो आपको नहीं मिल पाएगा। आप खुद जाके कंपेयर कर लेना, ठीक है। जो मैं बात बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ सच, ठीक है। मैं ऐसे मतलब फेक नहीं रहा, आपने अगर देखी है तो आपको पता है, ठीक है। तो वो मैं बता रहा हूँ। तो मतलब ये कह रहा हूँ कि आप अपना समय बचाओ, आप 3-3 घंटे वेस्ट मत करो कैलेंडर को करने में, आप फिगर सीरीज को करने में अपना 2-3 घंटे वेस्ट मत करो, यहाँ पे आपका इजिली हो जाएगा कम टाइम में, ठीक है। रीजनिंग के लिए स्पीड बूस्टर सीरीज आप देख सकते हो। अगर आप रिपीटर हो ना या आपकी रीजनिंग अच्छी है लेकिन आपके ना थोड़ी सी स्पीड बूस्ट करनी है, तो आपको सिर्फ इन वीडियोस को देखना है, आपकी स्पीड बहुत अच्छे से बूस्ट हो जाएगी। और मैंने खुद पहले इन टेस्ट को दिया है, उसके बाद आपको बताया कि मेरा क्या माइंडसेट रहा है इनको करने में। आप देखोगे ना 12 मिनट में किया है, 10 मिनट में किया है, 12 मिनट में, 10 मिनट में, 8 मिनट में भी कर रखा है मैंने, मुझे दिख नहीं रहा है लेकिन 8 मिनट में भी मैंने कर रखा है, ठीक है। तो वही चीज़ है, इसको देख लेना। बहुत ज़्यादा बारीकियां बताई मैंने कहाँ पर मैं टाइम बचा सकते हो, तो आपकी 100% स्पीड बूस्ट हो जाएगी इसको देखने के बाद, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब आ जाओ इंग्लिश पे। तो इंग्लिश को आपको अप्रोच कैसे करना है ये बता दे रहा हूँ। 2-3 इसके सेक्शन है, एक वोकैब है, एक ग्रामर है, एक क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट बेसिकली रीडिंग कंप्रहेंजन आ जाता है, लेकिन अभी आपका प्री के लिए सिर्फ क्लोज टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कैसे करना है,
वोकैब्स के लिए ना आप कोई भी एक बुक ले लो जहाँ पे प्रीवियस ईयर वोकैब्स हैं, ठीक है। ब्लैक बुक ले सकते हो, सबसे ज़्यादा लोगों के फेवरेट ब्लैक बुक होता है, या कोई भी आप बुक ले सकते हो जहाँ पे प्रीवियस ईयर वोकैब्स हों सारे, ठीक है। अब आपको ब्लैक बुक पढ़ना है। अब देखो शुरू में बोरियत लग सकती है, तो आप शुरू में वन वर्ड से या ईडियम फ्रेज से स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है वो पोर्सन ना, लेकिन पढ़ना तो आपको है ही। फिर आप इंटू साइनों पे आओ। अब ऐसा नहीं कि आपको, अगर आपने कहा कि 100 याद करने तो 100 याद करने, ऐसा नहीं है। हो सकता है 100 में आपको 70 याद हो या 60 याद हो, बाकी याद ना हो, कोई दिक्कत नहीं, वो मल्टीपल रिवीजन से याद होता चला जाता है। फिर आप क्या करोगे कि हाँ ये वर्ड्स तो मुझे याद हो चुके हैं, ये वर्ड्स मुझे याद नहीं, तो उनको मैं आपने अंडरलाइन कर लिया, अंडरलाइन कर लिया। फिर आपने सिर्फ अंडरलाइन वाले पढ़े। मान लो, अगर मान लो 1000 एंटो है, वैसे ज़्यादा है लेकिन मान लो 1000 एंटो है जिसमें आपने 2-3 बार रीडिंग की, आपको मान लो 600 याद हो गए, 400 आपको याद नहीं हो रहा, तो आपको इन चारों को फिर अंडरलाइन कर लेना है 2-3 रीडिंग के बाद। अब आपने 400 को अंडरलाइन कर लिया, तो अब आपको 400 ही पढ़ने हैं सिर्फ, ठीक है। 400 पढ़े, अब 400 भी आप बार बार पढ़ रहे हो, तो हो सकता है कि आपको 300 याद हो जाए। अब आपको 100 जो है वहाँ पे कुछ हाईलाइट कर लो या ऐसे डॉट बना लो, कुछ भी बना लो, ठीक है। तो आपको सिर्फ डॉट वाले पढ़ने हैं, ठीक है। तो ऐसे करना है, लेकिन आपको बीच बीच में ना पूरा भी एक बार रिवाइज कर लेना है, क्योंकि आपको जो याद भी रहता है ना, 600 याद हो गया, इसमें भी आप भूल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, ऐसे ही पढ़ने का तरीका है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये, इसको मैं बहुत ज़्यादा स्टार दूंगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप ब्लैक बुक से पढ़ तो लिए, आपको याद भी हो गया, लेकिन मॉक्स में आता है ना आप कंफ्यूज हो जाते हो ना, कंफ्यूज हो जाते हो बहुत ज़्यादा, बहुत बेकार वाली कंफ्यूजन होती है कि पढ़ा तो था लेकिन यार समझ नहीं आ रहा कि इसका ये था या वो था। वो आपके सामने ऐसे बुक की इमेज भी बनने लगेगी कि हाँ यार पढ़ा तो था, यहाँ पे था इसके आगे, लेकिन याद नहीं आ रहा कि ये लिखा था कि या ये लिखा था, ऐसे पूरा समझ ऐसे होने लगता है। तो उसके लिए क्विज सबसे ज़्यादा जरूरी है, और क्विज आपको ज़्यादा ज़्यादा देना है। देखो एक मिनट एक बात बता दूँ ना, 10 मानो 10 क्वेश्चन हैं, तो उसमें ना 1.5 मिनट्स लगते हैं। तो अगर आप 100 क्वेश्चंस भी दे रहे हो तो आपको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाला है, ठीक है। जो कि बहुत ही ईजी, आप एक बार बैठ के ना 10-15 क्विज निपटा सकते हो आराम से, चाहे वो टेक्स्ट बुक पे हो चाहे वो इंग्लिश माध्यम में। सजेस्ट करूंगा 2 प्लेटफॉर्म है अभी के लिए, टेक्स्ट बुक और कौन सा है, इंग्लिश माध्यम। यहाँ पे क्विजेस हैं, वहाँ पे देख सकते हो। साथ में मेरा जो चैनल है वहाँ पे भी हम डेली डालते हैं, वहाँ पे भी अच्छे वोकैब्स ही आपको मिलेंगे, क्वालिटी वोकैब्स मिलेंगे। क्विज बाय मैथ्स में नहीं है, अभी उसके 30K भी हो गए हैं, थैंक्स 30K के लिए। क्विज बाय मैथ्स में नहीं है, मैं एक बार साफ साफ लिख दे रहा हूँ ना, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। क्विज देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्विज के लिए आप क्या फॉलो कर सकते हो, क्विज के लिए बेसिकली टेक्स्ट बुक फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आप इंग्लिश माध्यम का पेड ले सकते हो, साथ में एक ब्लैक बुक करके चैनल है, वहाँ पे आप दे सकते हो क्विज, टेलीग्राम चैनल है। साथ में क्विज बाय मैथ्स में जो मेरा है, मैथ्स में, इन सब चैनल को आप फॉलो कर सकते हो। कभी टेक्स्ट बुक पे दो, कभी यहाँ पे दो, कभी यहाँ पे दो, कभी यहाँ पे दो, मतलब क्विज दे डालो, पागलों की तरह क्विज दे डालो, तो उससे आपकी वोकैब्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। वो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाता है। ग्रामर के लिए क्या करना है आपको, आप किसी का पेड कोर्स ले सकते हो, फ्री में कर सकते हो, कहीं से भी आपको समझ में आए। ग्रामर के लिए 40 से 50 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं, इनफ होते हैं। 40 से 50 घंटे बहुत है, ठीक है। 40 से 50 घंटे। मैं कुछ टीचर का नाम बता दे रहा हूँ, रानी मैम है, अमन वशिष्ठ सर हैं, तरुण ग्रोवर सर हैं, निमिषा बंसल मैम है, और बहुत सारे टीचर्स हैं, करियर बिल वाले भी टीचर्स हैं, ठीक है। तो आप किसी का भी देख लो जहाँ से आपको समझ में आए। नीतू मैम है, अगर पता नहीं मैंने नाम बोला कि नहीं, नीतू मैम है, आपको जहाँ से समझ में आए आप कर लो। 40 से 50 घंटे देख लेना कि 40-50 घंटे का उससे ज़्यादा ना हो, आप आराम से ग्रामर निपटा दो। इसके बाद ना आप जो भी नोट्स बनाए हो या उन्होंने नोट्स प्रोवाइड कर रखे उसको रिवाइज करो, लेकिन इसके साथ आपको ये बुक तो फॉलो करनी ही करनी है, नीतू मैम की वॉल्यूम 1, ठीक है। फिर आप ये समझ लो ना कि आपने नोट्स तो बना रखे, लेकिन फिर अल्टीमेटली आपका यही नोट्स हो जाएगा, वॉल्यूम 1 जो बुक है ना वही नोट्स हो जाएगा। अब आपको वॉल्यूम 1 पढ़ना है, आपको जो रूल्स याद, बहुत सारे रूल्स तो आपको ऑलरेडी याद हो जाएंगे, क्योंकि आपको लेक्चर करते करते इनके नोट्स वगैरह रिवाइज करते रहना है, तो आपको बहुत सारे रूल्स इसमें मिल जाएंगे। कुछ हो सकता है आपको कुछ नया मिले या आप कुछ भूल चुके हो, तो वो आपको अंडरलाइन कर लेना है। तो आपको जो रूल्स याद नहीं है वो आपको अंडरलाइन कर लेना। अब इससे क्या होगा ना, आपको मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ कि आपको एक टाइम ऐसा जाएगा ना कि आपको पूरी बुक को रिवाइज करने में ना मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे लगेंगे। वो 15 चैप्टर्स है मेरे ख्याल से, वो रिवाइज करने में 1 से 1.5 घंटे लगते हैं सर, क्योंकि आपने सारे जो आपको भूलने वाले रूल्स हैं ना वो सारे अंडरलाइन कर लिए हैं, उसको इतना ज़्यादा बार रिवाइज कर लिया है कि अब वो बहुत कम बन चुका है, तो वो बहुत ही जल्दी रिवाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप कोई बुक भी फॉलो कर सकते हो, साथ में क्विज भी देते ना। क्विज कहाँ पे, मैंने ऊपर बता दिया है, टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगा आपको, इस पे मिल जाएगा क्विज, इन दोनों पे आपको क्विज मिल जाएगी ग्रामर की, एरर्स की,
ठीक है, तो वहाँ से आप कर सकते हो। अब क्लोज टेस्ट जो है ना, क्लोज टेस्ट में कुछ तो पहली बात तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो उसके लिए नियॉन क्लासेस चैनल है, वहाँ पे एक मैम पढ़ाती हैं, मनीषा बंसल मैम है, तो उनकी आप कुछ एक प्लेलिस्ट देख लेना, तो आपको थोड़ी बहुत बेसिक्स पता चल जाएंगे कि हाँ ये चीज़ें ऐसे भी होती हैं। जैसे मुझे अभी रिसेंटली पता चला, बहुत ज़्यादा मतलब रिसेंटली ही पता चला, आप ये समझ लो कि 2 महीने पहले पता चला होगा कि क्लोज टेस्ट में क्या होता है ना कि अगर कोई ऑप्शन आप मानो 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, ए बी सी डी, और आपको नहीं पता क्या होगा, आपको नहीं समझ में आ रहा कोई क्या होगा, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा कीवर्ड आया रखा है ना, एक ऐसा वर्ड आ रखा है जो कि उस क्लोज टेस्ट में ऑलरेडी आ रखा है, कहीं ना कहीं ऑलरेडी आ रखा है कोई ऐसा वर्ड, ये वाला वर्ड, तो उस केस में क्या होता है ना कि उसका जो मतलब 90% आप ये समझ लो कि 90% जो चांसेस होती है वो इसके ही होती है, इस आंसर मतलब जो आपका वर्ड ऑलरेडी आ रखा है ना, और अगर आपके ऑप्शन में वो वर्ड कहीं ना कहीं मेंशन है तो 90% चांसेस उसी के करेक्ट होने की होती है। अगर आपको इसका ऑप्शन नहीं आ रहा कि क्या होगा और आप तुक्का मार रहे हो तो आपको इसी के साथ तुक्का मारना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जुगाड़ होते हैं, तो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो आप नियॉन क्लासेस पे देख लेना, ठीक है। वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, पता चल जाएंगी कैसे क्या होता है, ठीक है। बाकी जो आपका ये है ना, ये पूरा क्लोज और पैसेज जो है ना, ये इन सब पे ही डिपेंड करता है, ग्रामर और वोकैब्स पे। जैसे पैसेज में ना, वैसे तो आप पैसेज में ढूंढ लोगे, लेकिन आपको फंसोगे कहाँ कि पूछ ले भाई इसका एंटो कहाँ पे है, इसका साइनो कहाँ पे है, ठीक है। तो उसके लिए तो आपको ये सब पता होना चाहिए, वोकैब्स पता होना चाहिए। अब क्लोज टेस्ट में ग्रामर का यूज होता है, वोकैब्स का यूज होता है, और कहीं ना कहीं जो थोड़े बहुत जुगाड़ है उनका यूज होता है, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली ऊपर के दोनों स्टेप्स पे ही डिपेंड करता है। अब इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं ढंग से, तो वो एक है फ्रेजर वर्ब्स और एक है फिक्स प्रीपोजिशन। तो इसके लिए आप रानी मैम की क्लासेस देख लो, उनकी पीडीएफ मिल जाती है, उनको फॉलो कर लो, ठीक है, फ्रेजर वर्ब्स के लिए और फिक्स प्रीपोजिशन के लिए। और साथ में आप रीडिंग की आदत डाल सकते हो, या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ लो या बुक्स वगैरह पढ़ने की आदत डाल लो थोड़ी बहुत, ठीक है। या तो इंग्लिश माध्यम पे डेली एक आता है वो कर लो, वैसे न्यूज़पेपर ज़्यादा बेटर है, न्यूज़पेपर पढ़ना की थोड़ी सी आदत डाल लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए आपको ये चीज़ें करनी है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ग्रामर के लिए किसी भी टीचर को फॉलो करो, 40 से 50 घंटे पढ़ो, उनके नोट्स रिवाइज करो, फिर वॉल्यूम 1 पे शिफ्ट हो जाओ, साथ में क्विजेस देना है। क्विज वोकैब्स के लिए कोई भी एक बुक फॉलो करनी है आपको, प्रीवियस ईयर बेस्ड हो, उसको बार बार पढ़ो, मल्टीपल टाइम रीड करोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें याद होती चली जाएंगी, और फिर क्विज पे शिफ्ट हो जाओ, टोटली क्विज पे शिफ्ट हो सकते हो। क्विज दे रहे हो, कोई वर्ड नया टकरा रहा है तो उसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे कर सकते हो। जीएस का क्या है, जीएस का देखो ऐसा है ना कि सबसे पहला काम क्या है, जैसे मैंने आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो सबसे पहला काम ये है कि आपको हिस्ट्री, जैसे आपको मेडिवल हिस्ट्री पढ़नी है तो आपको उस पूरे सब्जेक्ट का एक बार आइडिया लग जाए कि कैसे कहानियां चल रही हैं, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आप वन शॉट वीडियोस देख सकते हो, परमार सर की देख सकते हो ना, या यूपीएससी की भी ना, जो थोड़ी शॉर्ट लेंथ की वीडियोस होती है ना वो भी काफ़ी अच्छी होती है, उसमें भी काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन रहता है, जैसे ओनली आईएएस चैनल है, वहाँ पे देख सकते हो ना। तो लेकिन अगर आप वीडियो देख के आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि इररिलेवेंट हो रहा है या आपको समझ नहीं आ पा रहा, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो आप परमार सर के वीडियोस वन शॉट वाली देख लेना, ठीक है, जिससे आपको सब्जेक्ट के बारे में आइडिया लग जाए। और आपको एक आइडिया ही चाहिए, क्योंकि अभी आप शुरू में जैसे नोट्स पढ़ने लगो या जैसे लूसेंट पढ़ने लगो, या आपके पास नोट्स हैं ऑलरेडी अच्छे कहीं के एसएससी बेस्ड, आप उनको पढ़ रहे हो, तो आपको शुरू में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। तो इस वजह से आपको शुरू में एक वीडियो देखनी है जिससे आपको एक सब्जेक्ट के बारे में आइडिया लग जाए। अब आपको आइडिया लग चुका है, अब आपका पढ़ने में मन लग जाएगा, नोट्स भी आप पढ़ लो, तो अब आपको नोट्स को ही फॉलो करना है, बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह नहीं देखना है, ठीक है। तो नोट्स भी पढ़ने से पहले ना आपको एक बार पीवाईक्यूज का एनालिसिस कर लेना, क्योंकि अब आपको पीवाईक्यूज थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा। अब इससे क्या होगा ना, इससे आपको सिर्फ एनालिसिस करना है, आपको याद नहीं करना है पीवाईक्यूज ना, बस एक बार एनालिसिस करना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब इससे क्या होगा, जब आप नोट्स पे जाओगे ना तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ यार यहाँ पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है, यहाँ पे कम फोकस करना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि नोट्स में आपको सिर्फ वही मिलेगा जहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, नोट्स में सब कुछ चीज़ें रहती हैं ना, रेलेवेंट भी चीज़ें रहती हैं, इरेलेवेंट भी रहती हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि कहाँ पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पे मुझे फोकस नहीं करना है। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे टर्म्स होते हैं कि दीवाने बनगदन, अब आपको वो टर्म्स याद नहीं हो रहे, अगर आप बिगिनर हो तो आपको समझ नहीं आएगा यार कैसे याद होगा, तो आपको लगेगा वो इररिलेवेंट है, क्या ही छोड़ हटाओ इसको छोड़ ही देता हूँ। लेकिन आपको जब पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये चीज़ें तो पूछी जाती हैं, तो फिर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे कि सिकदर का मतलब क्या होता है, ठीक है, आमीन का मतलब क्या होता है, तो वो चीज़ आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे, तो वो चीज़ आप थोड़ा सा फोकस्ड रहोगे कि हाँ इस पर मुझे फोकस करना है। इस वजह से आपको एक बार एनालिसिस कर लेना है पीवाईक्यूज का, और देन आपको नोट्स रिवाइज करना है जो कि एसएससी बेस्ड हो, ये नहीं कि कहीं के भी नोट्स हो, एसएससी बेस्ड नोट। और साथ में आपको पीवाईक्यूज भी लगाने हैं और साथ में क्विजेस भी देनी है भर भर के। मैं आपको समझा रहा हूँ कि जैसे अगर आप डेली ये डिसाइड कर लो ना कि यार डेली मैं 1 घंटे या आधे घंटे में क्विज दूंगा जीएस की,
मैं आपको सच बता रहा हूँ कि आप आराम से 30-35 प्लस आप आराम से स्कोर कर लोगे अगर आप ये आदत डालो क्विज़ वाली कि मुझे क्विज़ देना है, मुझे भर भर के क्विज़ेस देनी है, मिडाइवल की देनी है, पॉलिटी की देनी है, जो कि मैंने टेक्स्ट बुक आपको बता ही दिया है। बाकी मेरे चैनल पे भी बहुत ही अच्छे क्वालिटी, मेरे चैनल पे आप जाओगे ना तो आपको सिर्फ क्वालिटी PYQs ही मिलेंगे, इररिलेवेंट वाले मैंने हटा दिए हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से दे सकते हो। और क्विज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आपको कैसे गेस करना है, कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना है, वो सब चीज़ आपको क्विज़ दिखाता है। तो इंग्लिश के वोकैब्स में और जीएस में क्विज का एक बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल है जो आपको समझना है, जिसको आप इग्नोर करते हो, आप नहीं देते हो यार। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना जो नहीं देते हैं क्विज वगैरह, वो कैप्स वगैरह की, या जीएस की क्विज वगैरह नहीं देते हैं, बस एग्जाम में देते हैं वो, मतलब जो मॉक्स होता है उसमें बस करते हैं जो रहता है। तो आपको इसकी आदत डालनी है, और मैं आपको सच बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है, ठीक है। साथ में अगर मैं करंट अफेयर की बात करूँ तो करंट अफेयर पे अभी आपको कोई भी फोकस नहीं करना है, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इरेलेवेंट पूछे जाते हैं। जब एग्जाम पास हो जाएगा तो बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, और उसको भी बहुत ही लाइटली ही लेना है आपको, क्योंकि बाकी जगह फोकस करो, वहाँ पे नंबर आप गेन कर सकते हो। करंट अफेयर का जो अभी चल रहा है सिनेरियो बहुत बेकार चल रहा है, तो जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे उनको मैं बता दूंगा, वो पढ़ लेना, आए ना आए भाड़ में जाए, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर का सीन ही ऐसा है अब। तो मेरे ख्याल से सारी बातें मैंने बता दी है। जीएस की अगर आपको जैसे डिटेल चाहिए होगे ना कि कौन सा चीज़ कहाँ से पढ़ें, कैसे करें, ठीक है, तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी एक बार। तो अगर आप बोलोगे तो मैं वो भी करके आपको दे दूंगा, ठीक है। बाकी में ज़्यादा रिसर्च करनी नहीं है। हाँ, अगर मैं बताऊँ ग्रामर के लिए, तो ग्रामर के लेक्चर के लिए मैंने बता नहीं पाया। मेरे जो फेवरेट है तरुण ग्रोवर सर है, तो आप उनकी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में उन्होंने पढ़ा रखा है, सब कुछ कंप्लीट करा रखा है। तो इनकी एक प्लेलिस्ट है जो आपको मिल जाएगी ग्रामर की, उसमें 40 वीडियोज़ हैं। तो 40 वीडियोज़ में आपको 40 वीडियो, बेसिकली इसमें 6-7 वीडियो ऐसे हैं जो स्ट्रेटेजी वाले हैं, उनको आपको नहीं देखना है। जो आपका मेन वीडियोज़ है ना, आपको उनको देखना है। 3 साल पुरानी मेरे ख्याल से है, लेकिन बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट है। बट इंग्लिश में क्या ही चेंज होगा, समझ रहे हो। तो मेरे ख्याल से आपका 40 घंटे में आराम से निपट जाएगा, ठीक है, 40 से 36 घंटे में आपका आराम से निपट जाएगा। तो आप इसको देख के उनके नोट्स बना लेना, रिवाइज करना नोट्स को, साथ में वॉल्यूम 1 को फॉलो करना है, ठीक है, बस इतना करना है, आपका ग्रामर सही हो जाएगा। और फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो आपका ग्रामर बहुत ही ज़्यादा बेस्ट एंड बेस्ट होता चला जाएगा, ठीक है। मेन दिक्कत ना वो कैप्स में आती है, ग्रामर वगैरह सब कुछ इंप्रूव हो जाएगा। एक टाइम ऐसा जाएगा ना जब आपकी गलतियां सब वो कैप्स में हो रही हैं, इस वजह से कह रहा हूँ ये क्विज वाली आदत जल्दी से डाल लेना, ठीक है। बाकी मैथ और रीजनिंग का तो मैंने बता ही दिया कैसे करना है, तो इतना ही था। बाकी हाँ, अगर आपको मेरे किसी भी लेक्चर्स की PDF चाहिए तो आप मैथ्स मिनी SSC को ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे। बाकी जो आपको मैंने अभी क्विज वाला बता रहा था, तो आपका वो ये वाला चैनल है क्विज बाई मैथ्स मिनी है, जहाँ पे ये शेड्यूल मैंने डाल रखा है। और इसके पहले हमने 1 मंथ का और शेड्यूल किया था, तो वो भी आपको मिल जाएगा। आपको पुराने अटेम्प्ट करने हैं वो भी मिल जाएगा, साथ में ये नया वाला भी मिल जाएगा, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच।